हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका 6 नंबर करेंगे। 5 टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इसी सीरीज के क्रम में आज पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब होता है दोस्तों उनके मानने वाले, तो उनमें से जेपी कृपलानी जो थे वह पेशे से शिक्षक थे। ऑप्शन सी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नौ सैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार किए किस नौ सैनिक के रिहाई की मांग की थी। तो इसमें बीसी दत्त का जो गिरफ्तार हुआ था उन्हीं के रिहाई के लिए नौसैनिकों के द्वारा मांग किया जा रहा था और उनके रिहाई न देने के कारण नौसैनिक विद्रोह हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासियों व अतिवादियों, जिसको हम लोग गरम दल बोलते थे दोस्तों, व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता करवाया था। तो जो उदारवादी थे और अतिवादी थे, तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता 1916 में हुआ था। तो इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर समझौता करवाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब एनी बेसेंट हो जाएगा। यह 1916 में हुआ था और यह लखनऊ में हुआ था, तो इसीलिए इसको लखनऊ फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो आधुनिक ऋषि से जो संबोधन होता है दोस्तों वह एमजी रनाडे को किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन को हम लोग प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो मौर्य प्रशासन जो था दोस्तों उसमें संग्रहण होता था। तो संग्रहण जो था वह भू राजस्व से संबंधित था। भू राजस्व से जो टैक्स आता था दोस्तों उसको जो इकट्ठा किया जाता था, एकत्रित किया जाता था, उसी को संग्रहण कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकती है। तो यह अपील जो है दोस्तों वह 90 दिन के अंदर आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को इसमें पहचानना है। 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो इसमें सही कथन को पहचानना है। तो दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि 50% सीट जो है रिजर्व वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही महिलाएं होंगी। इसमें किसी भी कैटेगरी की महिलाएं आ सकती हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत हुआ, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो अनुसूचित जो जनजाति आयोग था वह 2004 में अपना अलग अस्तित्व में आया था। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से भारत का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अभी भी गृह मंत्रालय किसके पास है दोस्तों। तो अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, याद रखिए। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों, वह आया था हमारे संविधान में। पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूची था। वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। देखते हैं 12 नंबर में है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो बीजू जनता दल जो है वह उड़ीसा का क्षेत्रीय पार्टी है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में है कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमीनकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। तो किसी संख्यात्मक जो श्रृंखला होता है उसमें माध्यिका जो होता है उसी में इसका वैल्यू ध्यान रखा जाता है। 14 नंबर में है कि निम्न कथन पर विचार करें। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, उस कथन को पहचानना है। तो इसमें केवल कथन एक सही है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो टेस्ट है वह 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग भी साथ साथ इस टेस्ट को लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताइएगा कि आप कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। आज का कट ऑफ है दोस्तों 60+। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक जो वर्तमान में कंप्यूटर चल रहा है उसके जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो चार्ल्स बेबेज को, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। 16 नंबर में है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सीपीयू जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू जो होता है उसका जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम डेकोम प्रोग्राम को अनुदेश देना रहता है। तो ऑप्शन ए सही है। और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर में है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो जो हार्ड डिस्क डिवाइड होता है, जो ड्राइव हम लोग यूज करते हैं, और नई डीवीडी, तो उसको जोड़ने के लिए वह कौन सा डिवाइस है जिससे हम उसको जोड़ते हैं। तो ये फायर वायर होता है। 18 नंबर देखते हैं। 18वें नंबर में है कि डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो जो तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है और उसके जो गोपुरम है, गोपुरम किसे कहते हैं दोस्तों, तो मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य प्रवेश द्वार, उसे गोपुरम कहा जाता है। तो उस पर किसका सिक्का, तो जो सिक्का टाइप का होता है, चित्र अंकित किया जाए, वो भारतनाट्यम का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है दोस्तों वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। 19 नंबर में है आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा हुआ है। यह कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें उबालना का अर्थ जुड़ा हुआ है। यह है पोंगल। पोंगल जो है दोस्तों ये भी तमिलनाडु का ही त्यौहार है। ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का जो है पहला 100% जैविक राज्य है। तो विश्व का पहला 100% जैविक राज्य जो है हमारा वह है सिक्किम, भारत। यहाँ 100% जैविक हो। 21 नंबर में है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। वर्तमान में भारत में टोटल 85 रामसर साइट हो गया है। ये करेंट का है दोस्तों, तो मैं करेंट को अपडेट करके ही आप लोगों को बताती हूँ, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है कि कौन सा जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था। तो चलिए मिलाते हैं।
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 1987 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट यह 2015 में हुआ था। रियो समिट 1992 में हुआ था। और फर्स्ट UNICPC कॉन्फ्रेंस यह 1995 में हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर सी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और आपका पेरिस एग्रीमेंट 1915 में हुआ था। रियो समिट 1992 में हुआ था और फर्स्ट UNICPC कॉन्फ्रेंस जो था वह 1995 में हुआ था। 1992 में हुआ था दोस्तों रियो समिट, इसी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है या इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर में कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी जो है वह किस खेल में दिया जाता है, तो यह भारोत्तोलन में दिया जाता है। 24 नंबर में है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। तो मीराबाई जो थी दोस्तों वह मेरता की राजपूत राजकुमारी थी। 25 नंबर में है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी जो है दोस्तों यह मिट्टी का अध्ययन है, सॉइल। और पोमोलॉजी जो है वह फलों का अध्ययन है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं 26 नंबर। 26 में है कि सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल किसे कहते हैं, किसका फूल जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो यह कंपोजीटी का फूल सबसे बड़ा होता है। देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में कि जीवाणुओं में अभाव होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें रक्त का निस्यंदन जो होता है इसका अभाव, सॉरी दोस्तों जीवाणु क्वेश्चन है ना, जीवाणुओं में अभाव होता है। तो जीवाणु में जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर में है कि हेनले के लूप का कार्य क्या है। हेनले का जो लूप होता है वह जल का संरक्षण से संबंधित है। यह हमारे हेनले लूप जो होता है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसमें जल के संरक्षण से संबंधित होता है। 29 नंबर में है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है। रंध्र जो होता है हमारे पत्ती में जिससे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, यह नियंत्रित द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर सेट में यह देखने को मिलता है। देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसका कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। आभासी सूर्योदय जो है वो वास्तविक सूर्योदय से कितना मिनट पहले या कितना मिनट बाद होता है। तो यह 2 मिनट पहले हो जाता है दोस्तों। 31 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और पास्कल जो है दोस्तों यह दाब का ऐसा यूनिट होता है, याद रखिए। 32 नंबर में है कि विद्युत चुंबक की प्रबलता। विद्युत चुंबक की जो प्रबलता होती है वह धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही है। जैसे जैसे धारा बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत का प्रबलता जो है बढ़ते जाता है। 34 नंबर में है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो ऊर्जा हम लोगों को मिलता है यह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। 34 नंबर में है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश गति का उदाहरण है। तो झूला पे जो लड़का बैठा हुआ है वह आवर्त गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति क्या होता है दोस्तों, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है या घूमती है या परिभ्रमण करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान गति क्या होता है, तो समान समय में समान दूरी जब तय किया जाता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। और समान समय में असमान दूरी तय किया जाता है तो उसे असमान गति कहते हैं। 35 नंबर में है कि दृश्यमान विकिरण
विजिबल रेडिएशन की खोज किसने किया था? तो सामान्य विकिरण जो विजिबल जो हमारा होता है रेडिएशन, उसका खोज जो है वह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन के द्वारा ही दोस्तों गति के 3 नियम दिया गया था और ये मार्कोनी के द्वारा ही रेडियो का खोज किया गया था और रोंटगेन के द्वारा ही एक्सरे का खोज किया गया था। 36 नंबर में है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। कौन सा बल है जो कमजोर है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वह विश्व का सबसे कमजोर, पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण का बल है। देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातु में कौन सा गुणधर्म नहीं होता है? तो विद्युत चालकता तो होता ही है, ध्वनिक प्रकृति, तन्यता और द्वितीयहीनता। इसमें से जो दोस्तों होगा आपका वह विद्युत नहीं दर्शाती है, तो द्वितीयहीनता जो है वह धातु नहीं दर्शाता है। 38 नंबर में है कि निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में लिखना है, तो सोडियम, लोहा, चांदी और सोना, यह घटते क्रम में। देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो जो हमारा धारा है दोस्तों, उसके संबंध में सही कथन को पहचानना है। तो यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। बिल्कुल सही है। अल नीनो जो है वह एक गर्म जलधारा है और यह पेरू के निकट प्रकट होती है। 40 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो भारत का जो बांग्लादेश है दोस्तों, वह सबसे अधिक दूरी, यह टोटली 40-96 किलोमीटर की दूरी की सीमा भारत के साथ साझा करता है। 41 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु और सांसी। ये चारों द्वीप में से सांसी जो द्वीप है वह जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में शामिल नहीं है। 42 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह अर्धन्यायिक प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए चलाया जाता है। महाभियोग की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल्स जो हैं दोस्तों, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, वह 61 में वर्णन है। 43 नंबर में है कि सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो सरकार का जो राजस्व व्यय होता है जिसको हम लोग खर्च कहते हैं, उसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर जो खर्च किया जाता है वह राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। 44 नंबर में है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? द्रविड़ जो भाषा है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी सम्मिलित होते हैं। देखते हैं 45 नंबर। यह सेट को किसी भी समय दोस्तों अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत की सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो PIL का जो अवधारणा है वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो भारत का जो क्षेत्र है वह किस किस से मिलकर बना होता है? तो राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसा क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा चुका है। तो ये सभी क्षेत्रों का एरिया मिलाकर ही बनता है, उपयुक्त सभी हो जाए। 47 नंबर में है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है।
तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि ईगल नेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह तोरण के किला को हम लोग ईगल नेस्ट के नाम से जानते हैं। 48 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच मालवा का पठार स्थित है। 49 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह उड़ीसा में है, याद रखिएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और लोकटक झील जो है वह मणिपुर में है। लोकटक झील याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में। यह एकमात्र तैरती हुई झील है। 50 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में जिसकी स्थापना हुआ था वह सामाजिक वानिकी को कितने क्षेत्रों में बांटा था। तो यह बांटा था आपका 3 क्षेत्रों में। 51 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। तो भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा उत्तरी मैदान है। यहाँ जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाया जाता है जिसके कारण अत्यधिक उपजाऊ होता है। 52 नंबर में है कि पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो यह पतन जो है वह सिक्किम में सॉरी दोस्तों क्या है, पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ उसकी स्थिति कहाँ है यही पूछा जा रहा है। तो यह सिक्किम में। 53 नंबर है कि सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है। तो सर्वेक्षण शोध का संस्थापक यानी फादर किसे कहा जाता है। तो यह P.F. लाजार्स फील्ड को कहा जाता है। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो एड्रियाटिक की नारी वेनिस को कहा जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। तो एलिफेंट दर्रा पास को हम लोग दर्रा हिंदी में कहते हैं। तो एलिफेंट पास जो है वह श्रीलंका में स्थित है। भारत में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो PSLV जो है उसका भारत में सबसे पहले 1994 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं 57 नंबर। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। मुक्केबाजी खेल से मैरी कॉम संबंधित है, वह किस राज्य की रहने वाली है। तो यह जो है वह मणिपुर की रहने वाली है। पीसो किस देश की मुद्रा है। तो पीसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। देखते 59 नंबर। 59 में है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म जो है उसमें किसका संबंध नहीं है उसको चुनना है। तो भगवती सूत्र का संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। 60 नंबर में है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो यह जो था दोस्तों कि हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व जो था वह आपका मोहम्मद शाह के शासन काल में था। 61 नंबर में है कि किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बांग्ला कहते हैं। हम लोग जिसको किचन कहते हैं रसोई घर, उसे किस जनजाति के द्वारा लाल बांग्ला कहा जाता है। तो भूंजिया जनजाति जो है उनके द्वारा रसोई घर को लाल बांग्ला कहा जाता है। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है। ऐहोल का जो अभिलेख लिखा गया है वह हमारा जो है वह है आपका संस्कृत भाषा में। 63 नंबर में है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान अस्तित्व आए 2 राज्य थे
तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल था तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना था वह 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। यह दोनों भाई थे। देखते हैं 64 नंबर में है कि कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। तो ब्रिटिश लेबर जो पार्टी था वह मेरठ षड्यंत्र जांच हुआ था, तो उसको बोला कि यह न्यायिक घोटाला है। 65 नंबर में है कि निम्न कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। तो पर्वतों और नदियों का जो भूमि है वह थाईलैंड को कहा जाता है। 66 नंबर में है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो निरंकारी आंदोलन जो है वह बाबा दयाल दास के द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं 67 नंबर। वेनिजुएला कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश के प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, जो 1914 से 18 के बीच चला था, तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो थे वह ग्रीस, अभी जो वेनिजुएला हैं वह ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे। यह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। 68 नंबर में है कि कैश एंड कैरी और आधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है। तो कैश एंड कैरी और आधार पट्टे की जो कानून है वह अमेरिका देश से संबंधित है। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है। तो ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जो पुस्तक है दोस्तों वह गैथॉर्न हार्डी का पुस्तक है। 70 नंबर में है कि 1508 ईस्वी में तौला का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तौला का युद्ध जो है वह 1508 में हुआ था और यह युद्ध जो है वह फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और गुजरात के शासक के बीच लड़ा गया था। देखते हैं 71 नंबर। 71 में है कि महाराणा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। तो महाराणा रंजीत सिंह का जो सेना था उसमें गुजरातियों को शामिल नहीं किया गया था। 72 नंबर में है कि श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। तो श्रमिक क्लब की स्थापना 1870 में शशिपदा बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो इनको याद रखिएगा। देखते हैं 73 में है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा किस देश में स्थित है। तो आराकानियोमा जो है दोस्तों वह म्यांमार में स्थित है। 74 नंबर में है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन को पहचानना है। अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कुल्लू का जो घाटी है दोस्तों, कुल्लू मनाली, वह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है, गलत है दोस्तों। विश्व के सर्वाधिक तीर ढाल वाली चोटी सकापोसी है, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत को पूछ रहे हैं। देखते 75 नंबर। 75 में है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे अधिक कमी जास्ता की होती है। 76 नंबर में है कि मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है। तो मंदाकिनी जो नदी है वह चौड़ाबाड़ी ताल झील से निकलती है। 77 नंबर है कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो भारत आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैराल्ड मैकलियन था। 78 नंबर में है कि सही कथन का चयन करें।
इसमें जो 4 कथन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें से कोई सही होगा, तो पहचानना है इसमें से सही कौन सा है। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला रीना धर्मघट। गलत है दोस्तों, ए नंबर तो सही है, बी गलत है। एन लम्सडेन को ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ये भी गलत है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 79 में है कि किसका मिलान असत्य है। असत्य कथन को इसे पहचानना है कि गलत कौन है। तो इसमें गलत कौन है को पहचानना है, पहचानते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी यूएसए में, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड। गलत है दोस्तों, यह उत्तराखंड में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है। भारत में जो एग्रो एग्रीकल्चरल है उसकी संख्या 20 है, इकोलॉजिकल। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 81 में है कि भारत में भूप्रपट्टी, जो पृथ्वी को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं दोस्तों, पृथ्वी की परत को, स्वाय सीमा और निफे। तो उसमें भूप्रपट्टी जो ऊपरी परत होता है उसी को कहते हैं। तो भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। तो भूप्रपट्टी पे जो खनिज पाया जाता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.025% उपस्थित रहता है। 82 नंबर में है कि आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं। तो आयनिक जो यौगिक होता है उसका क्वथनांक उच्च होता है। 83 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, सो पहचानना है इसमें। तो पेट्रोलियम, जैवभार और कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन के हैं, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। देखते हैं 83, इसमें होना चाहिए कि कौन है दोस्तों, तब उपयुक्त सही में आंसर हो जाता। देखते हैं 84 नंबर। 84 में है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है दोस्तों, तो उसके बाद साल्ट बनता है। तो साल्ट के साथ बनता है H2O, जिसको हम लोग पानी कहते हैं। 85 नंबर में है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से न्यूरॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो न्यूरॉन का निकलना और एक्सॉन का जुड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी की क्रिया प्रारंभ होती है। तो एलर्जी की जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वह हमारे शरीर के IgE से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन बी सही। देखते हैं 87 नंबर। 87 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया एल्युमिनियम के ऑक्साइड करता है। 88 नंबर में है कि साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो साइपन का जो द्वीप है वह प्रशांत महाद्वीप सागर में स्थित है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। 89 नंबर में है कि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा प्रामित और पंचरथ चित्रित पांडुलिपि है, ये किस काल की है। तो यह जो पांडुलिपि है वह किस काल में लिखा गया था। तो यह पाल काल में लिखा गया था। देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में है कि हॉलैंड डच के व्यापारियों ने पटना में एक फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना 1632 में किया गया था। 51वें नंबर में है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों, वह हिमालय भी है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी है और कर्क रेखा की स्थिति भी है। उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में है यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। जिसमें सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है यह हो जाता है सरकार, समाजवादी।
तो इसको याद रखें। मिश्रित जैसे भारत में है दोस्तों, तो इसमें पूंजीवादी और जोर सरकार दोनों को मिला के होता है, तो इसको मिश्रित कहते हैं। लेसेज फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो लेसेज ऑफ फेयर का जो सिद्धांत है वह सेरो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर में है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो विकास जो ये कार्यक्रम है वह 1952 में शुरू हुआ था। 95 नंबर में है कि भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो भारत के जो कृषि है उसमें मुख्य रूप से अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलता है। 96 नंबर में है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को हुआ था। देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर में कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय जो खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है हमारा वह मैसूर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा मैसूर। 98 नंबर में है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस अधिनियम को 2006 में पारित किया गया था। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो योजना है दोस्तों हैंडशेक, यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। भारत के सभी व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी को भरते हैं। तो जीएसटी जो है दोस्तों वह इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताइएगा कि आपका इस टेस्ट में कितना स्कोर हुआ। आज का कट ऑफ दोस्तों 60 प्लस है। जिनका भी 60 प्लस आया है उनका तैयारी ठीक ठाक है दोस्तों, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।